नाउ विल टॉक अबाउट एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस इज़ द फॉर्मेशन ऑफ, पोइसिस मतलब फॉर्मेशन और एरिथ्रो मतलब कि एरिथ्रोसाइट। ठीक है, तो ये एरिथ्रोपोइसिस अगर हम 3 स्टेजेस में डिवाइड करें, 3 स्टेजेस मतलब कि हमारे ग्रोथ के, फीटल लाइफ, चिल्ड्रन और एडल्ट में हम 3 में करें तो फीटल लाइफ में ही 3 स्टेजेस आ जाती हैं। स्टार्टिंग में जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है तो दैट इज़ मीज़ोब्लास्टिक स्टेज। मीज़ोब्लास्टिक मतलब मीज़ेनकाइम। ठीक है, इस स्टेज में क्या होता है कि जो यॉर्क सैक हमारा बनता है, ठीक है, उसकी मीज़ेनकाइमल सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं आरबीसीज। ठीक है, तो दैट इज़ रेड सेल्स हमारे कौन प्रोड्यूस करेगा? यॉर्क सैक का मीज़ेनकाइमल सेल्स। सो इसीलिए मीज़ोब्लास्टिक स्टेज। ये कब होती है? ये होती है 3 वीक्स के टाइम पे। देन हिपैटिक स्टेज। हिपैटिक स्टेज, हेपार से आपको पता लग रहा है कि लिवर। ठीक है, और लिवर के साथ साथ स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी होती है। ठीक है, और ये 3 to 4 मंथ्स में शुरू हो जाती है, मतलब 3 वीक से लेकर 3 मंथ्स तक ये मीज़ोब्लास्टिक स्टेज चलती है। ठीक है, जिसमें यॉर्क सैक बनाता है। फिर 3 मंथ्स के बाद से हिपैटिक स्टेज, मतलब लिवर और ये थोड़े अमाउंट में स्प्लीन और लिम्फ नोड्स भी एरिथ्रोपोइसिस करते हैं। फिर आते हैं माइलॉइड स्टेज। माइलॉइड स्टेज मतलब बोन मैरो। ठीक है, बोन मैरो अब 3rd ट्राइमेस्टर से, ठीक है, 3rd ट्राइमेस्टर से फिर बोन मैरो शुरू हो जाता है। चिल्ड्रन में क्या होता है? चिल्ड्रन में बोन मैरो, सारी ही बोन्स का बोन मैरो। ठीक है, एडल्ट में क्या होता है कि जो कुछ कुछ बोन्स होती हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं फैट से। ठीक है, उनको फैटी टिश्यू आना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो लोग जो बोन मैरो वो वाली होती है ना, वो येलो हो जाती है बिकॉज ऑफ द फैट डिपॉजिट्स, और फिर वो रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ठीक है, इसीलिए एडल्ट्स में ओनली रेड बोन मैरो ऑफ एक्सियल मतलब बीच वाला, जैसे स्कल्स, वर्टेब्रा, स्टर्नम, ये सब, और साथ में प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ ह्यूमरस और फीमर। रेस्ट बोन आर येलो बोन मैरो मतलब कि फैट डिपॉजिट हो गया। ठीक है, एक्यूमुलेट हो गया। तो ये स्टेजेस हैं। फीटल में मीज़ोब्लास्टिक, हिपैटिक, माइलॉइड। चिल्ड्रन में सारी की सारी बोन्स का बोन मैरो। एडल्ट में आते आते एक्सियल स्केलेटन का रह जाता है और प्रॉक्सिमल एंड्स ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग अगर स्टेजेस डिस्कस करें कैसे हमारे बनते हैं, ठीक है, एरिथ्रोपोइसिस होती कैसे है। सबसे पहले आता है प्लूरीपोटेंट हिमैटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अब प्लूरीपोटेंट का मतलब है कि वो कुछ भी बन सकते हैं। तो एरिथ्रोसाइट बनना ज़रूरी नहीं है, वो प्रॉपर स्टिमुलेशन अगर उनको मिलती है एरिथ्रोसाइट की तरफ से कि हमें मतलब एरिथ्रोसाइट वाली, तो वो बनते हैं। नहीं तो प्लूरीपोटेंट WBCs भी बना सकते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स भी बना सकते हैं, लिम्फोसाइट्स, लिम्फॉइड, कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये बनाएंगे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। अब जब ये बन गए एरिथ्रोसाइट्स, ये CF कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, अब जो है ये एरिथ्रोसाइट ही बनाएगा। लेकिन प्लूरीपोटेंट वाला जो ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें पता नहीं होता कि ये क्या बना दे। देन कम्स CUFUE, जो भी हमने बनाया उससे बनता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक है, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के बाद आता है हमारा अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, जिसे हम बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट भी बोल देते हैं। वाई वी कॉल इट बेजोफिल? बिकॉज ये जो है इसके अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम्स वगैरह होते हैं, और राइबोसोम्स वगैरह क्या करते हैं कि वो ब्लू कलर ले लेते हैं, बेसिक डाइज बेसिकली। ठीक है, बेसिक डाइज लेते हैं, इसलिए बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट बोलते हैं हम लोग इनको। ठीक है, इनके पास हीमोग्लोबिन इतना नहीं होता। ठीक है, देन कम्स क्या होता है, थोड़ा थोड़ा हीमोग्लोबिन आना शुरू हो रहा है, थोड़ा, और जो जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, हमारा सेल का जो साइज़ है वो कम होता जा रहा है। सेल साइज़ कम हो रहा है, न्यूक्लियस का साइज़ भी कम हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? हमें पता है कि जो ब्लास्ट होते हैं ना, ब्लास्ट वो बहुत ही ब्लास्ट जैसे बॉम्ब होते हैं ना, बड़े बड़े से होते हैं, और जैसे जैसे कम नीचे आते रहते हैं, उन्होंने एरिथ्रोसाइट बनना है तो वो अपनी साइज़ को छोटा कर देते हैं। ठीक है, और जो न्यूक्लियस है वो भी धीरे धीरे आते आते कम होगा। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि आरबीसी के, मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक हो गया। ठीक है, बेजोफिल एरिथ्रोब्लास्ट ये हो गया। उसके बाद आया पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, जिसे हम इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। इंटरमीडिएट हो गया। अब पॉलीक्रोमैटोफिल मतलब उसमें थोड़ा सा हीमोग्लोबिन भी आ गया, थोड़ा फॉर्मेशन शुरू हो गई। ठीक है, तो फिर रेड कलर भी ले लिया। ठीक है, बेसिक डाई भी ले ली, एसिडिक डाई भी ले ली, इसीलिए पॉलीक्रोमैटोफिल। देन ऑर्थो, फिर न्यूक्लियस बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह सब वो हो गए। तो अब जब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ऑर्थोक्रोमैटिक हो गया, मतलब रेड कलर आ गया।
देन कम्स द रेटिकुलोसाइट, ठीक है। रेटिकुलोसाइट में एकदम से वो थोड़ा थोड़ा बेसोफिलिक मटेरियल होता है रेटिकुलोसाइट में भी, ठीक है। न्यूक्लियस तो बहुत ही कंडेंस्ड फॉर्म में आ जाता है, और इधर थोड़ा थोड़ा बेसोफिलिक मटेरियल होता है, ठीक है। जिसमें बेसोफिलिक मटेरियल में क्या हो गया, थोड़े से रेमिनेंट्स हो गए गोल्जी अपैरेटस के, थोड़े थोड़े रेमिनेंट्स हो गए माइटोकॉन्ड्रिया के, ठीक है। ऐसा थोड़ा थोड़ा रेमिनेंट्स हो गए बेसिकली। कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है ना, वो हो गई, तो उसके बाद वो रेमिनेंट्स हो गए, ठीक है। तो उससे ऑर्थोक्रोमैटिक एरिथ्रोब्लास्ट रेटिकुलोसाइट हो गया। अब जो ये रेटिकुलोसाइट है ना, ये जो है ये जाएगी सर्कुलेशन में। हम सोचते हैं कि एरिथ्रोसाइट जाता है, लेकिन रेटिकुलोसाइट की जो स्टेज होती है, सेल पास करता है बोन मैरो से ब्लड कैपिलरीज में, हाँ जी, बाय द प्रोसेस दैट इज़ डायापेडिसिस, स्क्वीजिंग करके, ठीक है। डायापेडिसिस से वो चले जाता है ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है। फिर जो रिमेनिंग का बेसोफिलिक मटेरियल होता था हमारे पास रेटिकुलोसाइट में, जो भी बचा कुचा जो रिमेनिंग रेमिनेंट्स थे गोल्जी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया या कुछ भी रेमिनेंट्स थे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स के, वो डिसअपेयर हो जाते हैं 1-2 दिनों में, ठीक है। और फिर एक मैच्योर एरिथ्रोसाइट निकल आता है। यहाँ तक आने के लिए सेल का साइज़ कम हुआ, न्यूक्लियस कंटेंस हुआ, ख़त्म हो गया फिर, ठीक है। अब ये होता कैसे है, क्या होता है जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन जो है वो स्टिमुलेट हुई, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हाइपोक्सिया हुआ था, ठीक है, टिश्यू ऑक्सीजनेशन। अब जो है एरिथ्रोसाइट बने, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा टिश्यूज़ को। अगर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा टिश्यूज़ को, ठीक है, कोई भी कारण हो गया, क्या पता ब्लड वॉल्यूम कम है, हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, कुछ भी है, तो टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम है, ठीक है। हाइपोक्सिया से क्या होता है, एक हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन है जो कि किडनी सिक्रीट करती है, एरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। हाइपोक्सिया हुआ तो एरिथ्रोपोइटिन जो है वो मेनली स्टिमुलेट होता है, और एरिथ्रोपोइटिन एनहांस करता है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन को, ठीक है। 90% ऑफ एरिथ्रोपोइटिन किडनी में बनता है, बाकी लिवर में भी बनता है, ठीक है। किडनी और लिवर में बेसिकली हम किडनी को ही लेते हैं, ठीक है, क्योंकि रीनल टिश्यू को भी हाइपोक्सिया करना पड़ता है ना। रीनल टिश्यू में जब हाइपोक्सिया हुआ तो उससे पता लग गया कि हाइपोक्सिया है, तो उसने एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ करवा दिया। अब एरिथ्रोपोइटिन क्या करता है, यहाँ पे वो जो एरिथ्रोपोइटिन है स्टिमुलेट करवाता है, क्योंकि यहीं से हमें पता लगना है कि एरिथ्रोसाइट ने बनना है या कहाँ WBC ने बनना है या प्लेटलेट से बनना है, तो एरिथ्रोपोइटिन यहाँ पे स्टिमुलेशन देता है। अब इसकी जो ये मैच्योरेशन हो रही है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, 2 चीज़ें भी इन्वॉल्व होती हैं जो हम मेनली यूज़ करते हैं, दैट इज़ फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड और विटामिन B12। कभी कभी विटामिन B12 जो है वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है वो नहीं होता, लैक उसकी कमी की वजह से अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती विटामिन B12 की, क्योंकि वो इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करने में काम आता है। फॉलिक एसिड नहीं है, डेफिशिएंसी हो गई है उसकी, ठीक है। फॉलिक एसिड हमें कहाँ से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल से, फ्रूट्स से, मीट से, ठीक है। और वैसे तो डिस्ट्रॉय हो जाता है कुकिंग में, लेकिन जो ये अगर इनकी कमी ज़्यादा हो जाए तो फिर मैचुरेशन में प्रॉब्लम आती है। साथ में विटामिन, और कौन सा विटामिन C भी हो सकता है, क्यों, विटामिन C आयरन की एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ठीक है। आयरन भी होना चाहिए, कि आयरन हमें पता है हीमोग्लोबिन वाला पार्ट करता है। So yeah, this was all about erythropoiesis. If you have any queries, you can ask. Thank you.